हेलो, नमस्कार। मेरे सभी प्यारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सॉरी, मैं बहुत दिनों से आपके समक्ष नहीं आ सका, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, पर आप लोगों का जो रिस्पांस मेरे वीडियोस पर आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाने का कारण था मेरे मोबाइल का फुल हो जाना। मेरा डेटा फुल हो चुका था तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बड़े दिनों बाद मैंने वो डेटा हल्का किया है जो पुराने वीडियोस का था। अब मैं नया वीडियो बना पा रहा हूँ, और चूँकि दिसंबर और जनवरी में काफ़ी दिन मैं बाहर भी रहा किसी कारण से, तो शुरू करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का। एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि मेरे नक्षत्र वीडियो में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अनुराधा नक्षत्र के उनके कोई रिलेटिव हैं और वो नक्षत्र के कैरेक्टरिस्ट जो मैंने बताए थे वो उनसे मैच नहीं कर रहे। तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ कि कैरेक्टरिस्ट आपके अगर नहीं मैच कर रहे तो ज़रूर जिनकी कुंडली में आप अनुराधा नक्षत्र अज्यूम कर रहे हो उनका नक्षत्र कुछ और होगा। अगर आपको लगता है कि अनुराधा नक्षत्र के लोग जैसे होते हैं वैसे उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी नहीं है, तो मतलब उस व्यक्ति का नक्षत्र ही कुछ और है। आप जो जन्म समय डाल रहे हैं वो जन्म समय एग्जैक्ट नहीं है, उसके कुछ मिनट आगे या पीछे होगा। मैं चाहूँगा कि 27 नक्षत्रों में से आप देखें किस नक्षत्र के पर्सनालिटी से उनका नक्षत्र ज़्यादा मैच कर रहा है ना। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि नक्षत्र 3 तरह से देखे जाते हैं। एक चंद्रमा कहाँ है वैसा उनका मन होगा, एक सूर्य अगर उस नक्षत्र में है तो वैसी उनकी सोल होगी, और अगर लग्न का नक्षत्र वो है तो उस व्यक्ति को जो व्यवहार है दुनिया से वो वैसा हो जाता है। तो ऑफेंड नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे जो भी हम आपसे ज्ञान शेयर कर रहे हैं ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, शास्त्रों में लिखा है और एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। मैंने कई सारी कुंडलियों पे एक्सपीरियंस भी किया हुआ है अनुराधा नक्षत्र के लोगों के बारे में। तो जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं है अनुराधा नक्षत्र के, मेरी बात उन पर नहीं बैठ रही, तो मैं कहूँगा कि आप उनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाएं। उनके हॉस्पिटल में जाके आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट निकालें तो आपको एग्जैक्ट टाइम मिलेगा। फिर आप देखें कि नक्षत्र एग्जैक्टली कौन सा है उनका, यहाँ उनकी पर्सनैलिटी से 27 नक्षत्रों में से कौन सा नक्षत्र मैच कर रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं जिंदगी में कि यार हमारी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी, है ना। तो दोस्तों क्या होता है, इच्छा पूर्ति का जो भाव है हमारी कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वां भाव है ना, जिसे 11th हाउस कहते हैं। अब क्या होता है कि हमें कह तो दिया जाता है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर देख लेता है यार 11th हाउस में तो इसके अच्छे प्लैनेट बैठे हैं तो इसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। पर कभी कभार क्या होता है कि जो प्लैनेट यहाँ बैठा है उसकी महादशा या अंतरदशा जब तक नहीं आती तब तक वो फल हमें नहीं मिलते। इसके बाद मैं नक्षत्र पे भी आऊँगा कि ये 11th हाउस जो है भाव है इसके अंदर कितने नक्षत्र हैं। जब जब उन प्लैनेट्स के नक्षत्र लॉर्ड की भी दशा आती है तब भी हमें फायदे मिलते हैं। फिलहाल मैं मोटा मोटा ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपके 11th हाउस में 1 या 8 नंबर लिखा है तो आपका 1 और 8 का राशि लॉर्ड होता है मंगल। तो जब जब आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा मंगल की चलेगी तब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, वो अलग बात है कि मंगल कुंडली के किस भाव में बैठा है। मान लो कि मंगल कुंडली के
इस भाव में बैठा है, तो क्या होगा आपके यहाँ राशि बन रही है 1 और 8, मतलब मेष और वृश्चिक, और मंगल बैठा है चौथे भाव में। मतलब आपकी ये डिजायर है, आपकी ये इच्छा है कि आपको प्रॉपर्टी मिले, आपको जमीन मिले, है ना, असेट्स मिले, और जितनी भी मंगल से रिलेटेड चीज़ें उसकी प्राप्ति की आपकी मन की डिजायर होती है। और जब जब मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि यहाँ पे 2 या 7 लिखा है, 2 या 7 लिखा है, तो अब इनके लॉर्ड कौन है? शुक्र देवता। अब मान लो शुक्र देवता 2 और 7 राशि है यहाँ टॉरस या लिब्रा राशि, और वीनस यहाँ बैठे हैं, शुक्र देवता यहाँ बैठा है। तो मतलब आपकी इच्छा क्या है? जीवन साथी की प्राप्ति होना, या किसी अपने ऐसे बिजनेस और व्यापार की प्राप्ति होना जिसमें जो बहुत लग्जरी से रिलेटेड हो, या फैशन या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आप शादी करना चाहते हैं, एक सुंदर लाइफ पार्टनर की आपको प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जैसे ही महादशा अंतरदशा वीनस की आएगी, शुक्र की आएगी, क्योंकि यहाँ आपके इस भाव के लॉर्ड कौन है? ये तुला राशि है, ये वृषभ राशि है, इन दोनों के लॉर्ड है वीनस। ये कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में। तो जैसे ही इनकी दशा आएगी आपकी शादी हो जाएगी और आपका व्यापार भी चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यही चीज अगर हम समझें कि ये 3 और 6 लिखा है, ठीक है। अब तीसरी राशि होती है मिथुन और छठी राशि होती है कन्या। इसके लॉर्ड होते हैं बुध या मरकरी। अब मान के चलो कि बुध यहाँ पे बैठे हैं, जिसे आप मरकरी कहते हैं। तो क्या होगा? जैसे ही बुध की महादशा या अंतरदशा आएगी, तो 5th हाउस में अगर बैठा हुआ है आपका बुध या मरकरी, तो आपकी डिजायर क्या होती है? संतान प्राप्ति की, है ना। आपकी डिजायर होती है एक किसी प्रेम संबंध में जाने की। आपकी डिजायर होती है इस प्रोफेशन से, अगर आप जुड़े हैं, मान के चलो आपका प्रोफेशन है एंटरटेनमेंट का, है ना, तो आपकी डिजायर होती है कि मैं एक्टर बन जाऊं। तो जैसे ही बुध की महादशा या अंतरदशा आती है, आपकी ये डिजायर्स फुलफिल हो जाती हैं, क्योंकि इस 2 राशियों का जो मालिक है, तीसरी और छठी राशि का बुध है। तो आपकी क्या हो जाती है? विश फुलफिल हो जाती है। आपको बच्चों या संतान की प्राप्ति भी हो जाती है। और अगर आप एक्टिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके करियर की शुरुआत भी हो जाती है, गेन्स भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आते हैं, यहाँ पे लिखा है 9 और 12, मतलब क्या है? इसका लॉर्ड क्या है? धनु राशि और मीन राशि। लॉर्ड क्या हो गया? गुरु, जुपिटर। अब मान के चलो गुरु यहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर इज इन 9th हाउस। ये 9वां भाव है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होगा? अगर आपकी डिजायर है कि आप फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, और आपका 11th हाउस का जो राशि है वो बन रही है सजिटेरियस या पाइसेस, और इसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर अगर यहाँ आके बैठ गया, तो ये हाउस क्या है? ये है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का एंड फॉरेन एजुकेशन का। आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत दूर कहीं जाना चाहते हैं, ये आपकी मन की डिजायर है। अगर 9th और 12th राशि यहाँ पे है और जुपिटर यहाँ बैठा है, तो क्या होगा? जैसे ही गुरु की महादशा या अंतरदशा आएगी, आपको
उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे और आप विदेश में चले जाएंगे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए। ये डेफिनेटली होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जितने भी लॉजिक दे रहा हूं सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अब मान के चलो यहाँ पे है 4 नंबर राशि और इसका लॉर्ड है चंद्रमा, और ये बैठा है यहाँ पे आके। चंद्रमा की पोजीशन जो है वो आपकी कुंडली में यहाँ पे है, और यहाँ पे है राशि। अब मजे की बात क्या है, चंद्रमा किस चीज का कारक है? धन का। और सेकंड हाउस क्या है? हमारी एसेट्स। तो आपकी लाइफ की जो डिजायर्स होगी ना, वो होगी हमेशा धन प्राप्ति। आप होंगे पक्के वाले अकाउंटेंट, बिजनेसमैन। आपके दिमाग में दिन रात एक ही चीज रहती, पैसा 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 पैसा। आपको पैसे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। कहाँ जाके बैठ गया इसका लॉर्ड? चंद्रमा, मून यहाँ पे। तो जब जब आपकी लाइफ में चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आई, यहाँ प्रत्यंतर दशा, छोटी दशा होती है, उसे पीडी कहते हैं, है ना। इसे कहते हैं एमडी, इसे कहते हैं एडी, और इसे कहते हैं पीडी। जैसे ही चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आई, आपको एसेट की प्राप्ति हुई, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे, मान के चलो जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होंगे उसमें गेन्स होंगी। आपकी जो सैलरी आती है हर महीने वो आएगी सीधा बैंक में, है ना। क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूवमेंट प्लैनेट है, ऐसे लोगों को बहुत पैसा मिलता है। क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? सेकंड हाउस में। तो इस आदमी के दिमाग में इसकी डिजायर ही हमेशा पैसा है, इसके पास पैसे के अलावा कोई डिजायर ही नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे चंद्रमा की दशा, अंतरदशा आई, पैसे की प्राप्ति होगी। अब मान के चलो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आपका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ है नंबर 5 और यहाँ बैठा है आपका सन, ठीक है, जिसे आप कहते हैं सूर्य। अब जिस इंसान को लाइफ में ना फेम की बहुत, ऐसे इंसान को लाइफ में फेम की बहुत तगड़ी तमन्ना होती है। ये फेम के लिए इतने ज्यादा वो रहते हैं कि बस इनको लाइफ में हर किसी से इज्जत चाहिए और सम्मान चाहिए। इनका पैसा चला जाए, इनके रिश्ते चले जाए, इन्हें कोई गम नहीं है, अपने सम्मान पे आंच नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही सूर्य की, इसका लॉर्ड जो है 11th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि 5 नंबर राशि सूर्य हो गया, ये कहाँ बैठा है? 1। इस आदमी को जीवन में फेम की और सम्मान की प्राप्ति होगी जैसे ही सूर्य की महादशा और अंतरदशा आएगी। और जब जब पीढ़ी आएगी, छोटा सम्मान, मतलब छोटा मोटा एक आध हफ्ते के लिए कुछ फेम मिल गया, पर अच्छा लॉन्ग टर्म फेम चाहिए तो महादशा जो कि सूर्य की आती है, और अंतरदशा, है ना। जब जब ये दशाएं आएंगी, इस इंसान को फेम की प्राप्ति होती रहेगी लाइफ। तो ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैंने ये बता दिया है अकॉर्डिंग टू बेसिक ज्योतिष। 11th हाउस, इच्छा पूर्ति का जो हाउस है, उसके लॉर्ड्स की दशा आती है तो क्या होता है। अब इसके अंदर हम घुसेंगे नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में, कि यहाँ पे जो 3 नक्षत्र पड़ेंगे उनकी भी जब जब दशा आती है तब तब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं। वेलकम बैक। अब ये जो बोर्ड बना है, ये बना है नक्षत्रों के नाम पर, ठीक है। पहले क्या हुआ, हमने राशियां पढ़ी थी कि इस हाउस में कौन सी राशि आएगी। पर जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिग्रीज दिखेंगी। और मेरा 27 नक्षत्रों का वीडियो जिन्होंने देख लिया है उन्हें मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि कितनी डिग्रीज पे कौन सा नक्षत्र होता है। तो आपके अगर 11th हाउस में
देखिए हर यहाँ पे 27 नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, है ना। अश्विनी, मघा, मूला इसके लॉर्ड केतु हैं। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा इसके लॉर्ड शुक्र हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा इसके लॉर्ड सूर्य हैं। फिर रोहिणी, हस्त और श्रावण इनके लॉर्ड चंद्रमा है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इनके लॉर्ड मंगल हैं। आद्रा, स्वाति, शतभिषा इनके लॉर्ड राहु हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा इनके लॉर्ड हैं जुपिटर। पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा इसके लॉर्ड शनि हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के लॉर्ड हैं बुध। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो 12 आपको भाव मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12। 12 भावों में 36, ऐसा नहीं होता है कि हर भाव में 3 हैं तो 36 नक्षत्र होते हैं, नहीं। क्या होता है कि टोटल 30 डिग्री का स्पैन होता है एक भाव का। इसमें क्या होता है, हर नक्षत्र, जितने भी 27 नक्षत्र हैं ये होते हैं 13.20 डिग्री के, है ना। हर नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है और इंटू 27 करेंगे तो आ जाता है 360 डिग्री। तो ये है 360 डिग्री, टोटल 30 डिग्री इंटू 12 तो हो जाता है, ये टोटल राउंड कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री में, ठीक है। तो ये 13.20 और जो आखिरी नक्षत्र बचेगा वो होगा 6.4 कितना हो गया 26.40। तो 30 में से 26.40 अगर हम करते हैं तो 6.20 बचता है, इफ आई एम राइट, है ना। नहीं, या 30 डिग्री में से 13.20 अगर 2 नक्षत्र हो गए तो कितना हो गया 26.40। तो बचा आखिरी नक्षत्र वो होगा 3.2 डिग्री का। तो उस नक्षत्र की जो रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे क्योंकि वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जो 3.20 यहाँ है तो फिर 10 डिग्री वो यहाँ चला जाता है। तो आपको बड़ी केयरफुली देखना है कि डोमिनेंस किन 2 नक्षत्रों का है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ तो एक नक्षत्र का पूरी 13.2 डिग्री आएगी, या दूसरे नक्षत्र की, देखो ऐसे समझा देता हूँ। अब 30 डिग्री का ये खाचा है, इसमें 13.2 डिग्री 20 डिग्री एक नक्षत्र की आ गई, 13.20 एक नक्षत्र की आ गई। तो 30 में से 26.40 तीसरी आ गई 3.20 की। बाकी इस नक्षत्र का 10 डिग्री इस राशि में चला जाता है। फिर 13.20 तो यहाँ कितना हो गया 23.2, फिर यहाँ 6.40 डिग्री इस राशि में बच जाता है। फिर इसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है 6.40 डिग्री में से, वो आ जाता है इस राशि में, कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ऐसे पूरे नक्षत्र 27 नक्षत्र डिवाइडेड रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि 13.20 जो डोमिनेंस रहेगा वो इसका रहेगा सबसे ज्यादा। इस नक्षत्र का डोमिनेंस थोड़ा कम होगा क्योंकि इस नक्षत्र के 13.20 में भी ना डिवाइडेड बाय 4 पदा होते हैं, है ना। इसके भी 4 पदा होते हैं। हर पद जो होता है वो होता है 3.20 का। 3 चौक 12 और फिर 20 पॉइंट इंटू 4 करेंगे तो 0.20। यहाँ पे 0.60 डिग्री में 0.60 में 1 डिग्री बन जाती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सुनना समझो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाना। अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होगा 3.20 इंटू 4 करेंगे तो 13.20। हर नक्शे के 4 पद होते हैं, तो इसका 1 पद यहाँ हो गया और बाकी के 3 पद यहाँ हो गए और इसके 4 पद यहाँ पे होते हैं। अब ये पद होते हैं, इन पदों के भी जो लॉर्ड होते हैं वो 4 अलग अलग ग्रह हो जाते हैं। जैसे 13.20 को 4 पदों में डिवाइड करेंगे तो पद एक जो होगा उसका लॉर्ड कोई और होगा, दूसरा लॉर्ड कोई और होगा, 3 का कोई और होगा, 4 का कोई और होगा। तो आपको ये मोटा मोटा देखना है कि ये जो 13.20 का नक्षत्र लॉर्ड है, जो अगर अश्विनी है तो उसका लॉर्ड कौन होगा, केतु। तो मतलब आपको
इन तीनों अश्विनी, मघा और मूल हैं, तो इसका लॉर्ड कौन है? केतु। अगर ये 13.20 डिग्री अश्विनी नक्षत्र की है या मघा की है या मूल की है, तो आपको केतु की दशा में भी, केतु की दशा अंतरदशा जब जब आएगी तब तब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर यही 13.2 डिग्री अगर भरणी नक्षत्र की है या पूर्व फाल्गुनी है या उत्तराषाढ़ा है, तो शुक्र की दशा अंतरदशा में भी आपको इच्छाओं की पूर्ति होगी। फिर आ जाते हैं, अगर 13.2 डिग्री, ये पूरी एक नक्षत्र की 13.2 डिग्री होती है ना, तो अगर कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये भी 13.2 डिग्री का होता है, ये भी 13.2 डिग्री का होता है, ये भी 13.2 डिग्री का होता है। इसका लॉर्ड होता है सूर्य। अगर इन तीनों नक्षत्र, ये तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र यहाँ आ रहा है, तो मान के चलो इसकी दशा अंतरदशा में भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छा क्या होगी? जहां सूर्य बैठा होगा उस भाव में, जहां शुक्र बैठा होगा उस भाव से रिलेटेड इच्छा होगी, यहाँ केतु बैठा होगा उस भाव से रिलेटेड इच्छा होगी आपकी। फिर आ जाते हैं, मान के चलो 13.20 डिग्री रोहिणी, हस्ती या श्रावण नक्षत्र, तीनों में से एक नक्षत्र यहाँ बैठा है, क्योंकि सब 27 नक्षत्र की डिग्री बराबर ही 13.20। तो जब जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। चंद्रमा कहाँ बैठा है, वही उसी भाव से रिलेटेड आपकी लाइफ की इच्छाएं होती होगी, हमेशा देख लेना। फिर आ जाता है मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा। अगर ये 13.20 डिग्री इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र की है, ये तीनों में से कोई भी एक नक्षत्र यहाँ है, तो मंगल की दशा अंतरदशा में को फायदा होगा, इच्छा पूर्ति होगी। आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा है तो राहु की दशा अंतरदशा में फायदा होगी, अगर ये 13.20 डिग्री इनमें से किसी भी एक नक्षत्र की है। फिर पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा, अगर ये तीनों नक्षत्र आपको यहाँ मिलते हैं तो जुपिटर की दशा अंतरदशा में फायदा होगा, इच्छा पूर्ति होगी। जुपिटर कहाँ बैठा है उस पर डिपेंड करता है। पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा है, अगर ये 13.20 डिग्री लेके बैठा है तो शनि की दशा आपको फायदा देगी। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है तो बुध की दशा आपको फायदा देगी। बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट 13, कौन सा नक्षत्र यहाँ पे पूरी डिग्री लेके बैठा है। फिर इनके अब कैसा होता है कि ये जो नक्षत्र हैं इनके फल गोचर के प्लैनेट भी देते हैं। तो मान के चलो कि राहु की महादशा राहु गोचर कर रहा है, गोचर मतलब ट्रांजिट। अब राहु ने गोचर किया विशाखा नक्षत्र में, मान लो इसका लॉर्ड है गुरु, ठीक है। तो और यहाँ पे विशाखा नक्षत्र आया आपका, यहाँ पे विशाखा नक्षत्र है। अब महादशा आपकी चल रही है राहु की, है ना, महादशा चल रही है राहु की, और राहु ने ट्रांजिट किया विशाखा नक्षत्र में, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो महादशा लॉर्ड का, अगर महादशा लॉर्ड जो होता है ना, वो ही आपका धोनी है, वही आपका तेंदुलकर है, वही आपका विराट कोहली है, वही आपका रोहित शर्मा है। क्योंकि महादशा का जो लॉर्ड होता है, मान लो राहु की महादशा है, तो आपकी जीवन के 18 साल यही खिलाड़ी है जो आपको हराएगा भी और जिताएगा भी। अब ये खिलाड़ी जिस नक्षत्र में ट्रांजिट करता रहेगा, ये 18 साल में क्या करेगा, पूरी 12 राशियां और ये पूरे 27 नक्षत्र ट्रैवल करता रहता है। अब राहु विशाखा में जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि विशाखा नक्षत्र कहाँ आ रहा है, आपकी 11th हाउस में, 11वें भाव में, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो हमें सिर्फ गुरु की महादशा का इंतजार नहीं करना है, हमें सिर्फ गुरु की दशा अंतरदशा का इंतजार नहीं करना है, हमें तो फायदा वो प्लैनेट भी देगा जो इस नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा होगा, है ना। अब मान के चलो कि अब यहाँ पे फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। अब चंद्रमा है यहाँ विशाखा में, जब आएगा चंद्रमा, हर महीने विशाखा नक्षत्र में ट्रैवल तो एक बार करता ही करता है। तो जब चंद्रमा आता है
तो जुपिटर जिस भाव में बैठा है, मान के चलो जुपिटर यहाँ बैठा है तीसरे भाव में, गुरु यहाँ बैठा है, जब जब चंद्रमा इस नक्षत्र में ट्रैवल करता है, इस आदमी का ट्रैवल कोई ना कोई छोटी यात्रा जरूर हो जाती है, दोस्तों से मिलना जरूर हो जाता है, दोस्तों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत जरूर होता है, क्योंकि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में, और जुपिटर कहाँ बैठा, तीसरे भाव में। जैसे ही चंद्रमा यहाँ ट्रैवल किया, खट से आपका दोस्तों से मिलना जुलना हो गया, आपका छोटा मोटा ट्रैवल, छोटी मोटी यात्राएं हो गई दोस्त के साथ। तो यहाँ पे कैसा है, अगर शनि का ट्रांजिट हो रहा है, ये भारी प्लैनेट है, शनि 30 साल लगाता है पूरी 12 राशियों घूमने में, पूरे 27 नक्षत्र घूमने में शनि 30 साल लगाता है। अब मान के चलो शनि ने ट्रांजिट कर लिया भाई, शनि का ट्रांजिट चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नक्षत्र बैठा है आपका धनिष्ठा है यहाँ पे नक्षत्र, ठीक है। तो शनि ने ट्रांजिट किया धनिष्ठा नक्षत्र में। अब ये बहुत लंबा पीरियड है भैया, महादशा आपकी शनि की चल रही है और धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है, और मंगल जो बैठा हुआ है आपका यहाँ पे बैठा हुआ 8th हाउस में। तो क्या होगा, जैसे ही शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठेगा, आपको ऐसी इनकम या कोई भी पड़ी हुई जायदाद, रखी हुई दौलत मिलने लग जाएगी, या आपका लॉटरी कहीं ना कहीं से लग जाएगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ नक्षत्र है, कौन है, धनिष्ठा, इसका मालिक कौन है, मंगल। जैसे ही शनि की महादशा में शनि इस नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, धनिष्ठा नक्षत्र में, आपको अनअर्न्ड इनकम जरूर होगी। आपको कोई ना कोई ऐसी, या तो या आपके स्पाउस की फैमिली से कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगी, या आपके पिताजी का, पिताजी यहाँ से, पिताजी का देखो, पिताजी का खर्च यहाँ देखा जाता है, तो पिताजी की तरफ से भी कुछ आपको दिया जाएगा। ये होते हैं 9th हाउस आपके पिताजी, योर फादर। सो 9th से 12th है 8th हाउस, तो आपके पिताजी भी कुछ यहाँ पे, चूंकि एक ऐसी आपको खानदानी जायदाद आपको दे सकते हैं कि बेटा अब इस प्रॉपर्टी का मालिक तू है ना, क्योंकि पिताजी का 12वां भाव, पिताजी के देने का भाव है, पिताजी यहाँ से देते हैं, तो पिताजी देंगे आपको, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपको एक बड़ी एसेट आपको पिताजी दे सकते हैं। ये आपके स्पाउस का, स्पाउस की 2nd हाउस उसकी फैमिली होती है, उसकी फैमिली भी आपको कोई गिफ्ट दे सकती है, ठीक है। ये भाव होता है इंडस्ट्रीज का। अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो शनि की दशा में, शनि जैसे ही महादशा में आपका धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री खुल जाएगी। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जो भी रिसर्च से रिलेटेड है, तो शनि क्योंकि जॉब का भी कारक है, प्रोफेशन का भी कारक है, तो आपको यहाँ पे आपको आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब भी मिल जाएगी। आपकी खुद की एक फैक्ट्री भी आप खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि शनि इंडस्ट्रीज का भी कारक है, मंगल मशीनरी का कारक है। ये योग बताता है कि आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं शनि की महादशा में। अगर शनि जैसे ही यहाँ ट्रांजिट करेगा, यहाँ आपकी फैक्ट्री खुल जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए, क्योंकि ये तो समंदर है भाई, जितना गहरा जाएंगे उतनी ऑक्सीजन कम होती जाएगी। तो मेरी भी ऑक्सीजन थोड़ी कम हो रही है, और कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर आपके वीडियो बहुत बड़े होते हैं। तो देखो, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे 6 पीरियड होते थे, और 45 मिनट से 1 आवर का पीरियड होता था। जब टीचर इतना टाइम देता था, तभी हमें उस 1 आवर में, 45 मिनट में इतना समझ में आता था। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जितना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, पर उस वीडियो में अगर आपने इतना भी पकड़ लिया ना, आपका काम हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। अगर मैं 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो कुछ भी नहीं सीख सकते। सोचो, अगर आपका स्कूल टीचर 5 मिनट आता, किताब खोलता, 2 पन्ने पढ़ता और चला जाता, कि आपको कुछ समझ आता? नहीं। तो बड़े वीडियो इसीलिए बनते हैं क्योंकि हम डिटेल्ड में बात कर सके और डिटेल में आपको समझा सके। अगर इस पूरे वीडियो में अगर आप अपना ही नक्षत्र पकड़ लें कि आपका 11th हाउस में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, तो आप सीख गए जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। बस यहाँ 11th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, उसका लॉर्ड कौन है, उसकी महादशा अंतरदशा कब आ रही है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। आप इतना ही सीख गए ना, बस मेरी जीत है और आपकी भी जीत है। नमस्कार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।